हाँ जी 11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार वर्क पावर एनर्जी होपफुली दे चुके आप बढ़िया स्टार्टिंग, ठीक है जी। अब इसमें करते करते हम एनर्जी पर हैं। एनर्जी में हमने पिछली बार कनेटिक एनर्जी पे कंसंट्रेट किया था। कनेटिक एनर्जी के बाद आज थोड़ी सी बात पोटेंशियल एनर्जी की करते हैं बेटा स्टार्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमने बात की थी यार, बात को अब देखो खींच रहा हूं मैं, ठीक है, जल्द ही खत्म कर देंगे। तो हम कह रहे थे कनेटिक एनर्जी हो गई, उस पर न्यूमेरिकल्स भी किए, ठीक ठाक वाले न्यूमेरिकल कर लिए कनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट पे। अब अगली बात है यार पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी हमने बोला एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप या कॉन्फ़िगरेशन। अगर पोजीशन की बात करें तो उसमें ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेनली आती है। शेप की बात करें तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट भी आ जाएंगे, ग्रेविटेशनल भी होते हैं। हमने बोला था 11th क्लास में दो से डील करेंगे हम, ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक। इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल से ही डील कर पाएंगे। इलास्टिक के लिए पूरा स्प्रिंग वाला सिस्टम है बेटा, वो लेक्चर ही अलग रखेंगे। पूरा स्प्रिंग वाला जो कंसेप्ट है ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो लेक्चर ही अलग रखेंगे। खैर मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन पहले भी हो चुकी है, अभी भी मैंने रिपीट कर दिया, अब तीसरी बार नहीं रिपीट करता भाई। ये तीन कैटेगरी में मैं बांट दूंगा, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने बोला एक 11वीं कक्षा में हम नहीं कराएंगे, इलास्टिक करा देंगे पर ग्रेविटेशनल करा देंगे। लेकिन आज हम किस पे जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। वैसे इलास्टिक करेंगे, इसके लिए पूरा लेक्चर लगाएंगे यार, एक कंप्लीट लेक्चर। स्प्रिंग वाले न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के होते हैं उसके, वो भी करेंगे। अभी फिलहाल मैंने बोला किस पे आ रहे हैं हम, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को के से करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो सिंबल यूज होता है यू होता है, कैपिटल यू। पीई लिख दो तो ठीक है, अंडरस्टूड ही है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसको कैपिटल यू से भी डिनोट कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता ही है तुम्हें यार, ग्रेविटी के कारण आती है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम अर्थ के सरफेस पे हैं भाई, सरफेस ऑफ अर्थ, अब इसको बेटा रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। सरफेस ऑफ अर्थ को क्या मानते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। और यहां पर सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेते हैं। एट द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज टेकन एज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं बेटा, जीरो लेते हैं। अब अगर हम इसको किसी हाइट पर इस ऑब्जेक्ट को लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो भैया ऊपर लेकर जाओगे इसको तो ग्रेविटी चाहेगी कि ये ऊपर ना जाए, वेट लगेगा नीचे की ओर, लेकिन तुम चाहोगे कि ऊपर जाए। अब उसके लिए तुम्हें इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जब फोर्स लगाओगे ऊपर से ऊपर भी लेकर जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी होगी, तो आपका फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा। अब वो वर्क यहां से यहां तक ले जाने में आपको इतना भी याद ही होगा कि अगर नीचे की ओर mg लग रहा है तो ऊपर की ओर कम से कम एटलीस्ट mg तो लगाना ही पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए। अगर ऊपर mg फोर्स लगा रहे हो तो वर्क डन जो है क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट मेरे भाई h करवा दी है तो फोर्स कितना लगाया तुमने, mg लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, h हुई। तो इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर h हाइट तक ले जाने के लिए वर्क डन कितना हुआ, m इंटू जी इंटू एच। अगली बात, ये जो वर्क डन है कहाँ गया, ये जो भाई वर्क डन हुआ ये इस ऑब्जेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि जो वर्क डन हुआ इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया और इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgh आ गई।
अब इसलिए हम कहते हैं कि h हाइट पर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर वो h हाइट पर है बेटा, तो उस ऑब्जेक्ट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, m इंटू जी इंटू एच होगी। ठीक है जी। अब इसमें कोई खास बात ऐसी है नहीं, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है m इंटू जी इंटू एच होती है, बात खत्म करो। ओके, ग्रेविटी वाले की बात कर रहे हैं, और भी बहुत तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो बाद में देखेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच है, फिलहाल इतना ही। अदरवाइज बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर है अपने सिलेबस में, पूरा कंप्लीट ग्रेविटेशन वाला क्या है अपने सिलेबस में चैप्टर ही है। अब उस चैप्टर में ये कंसेप्ट दोबारा आ जाएगा डिटेल में, अब उसके लिए ग्रेविटेशन के कुछ कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, जब वो पढ़ लिए होंगे ना तब ये आएगा, तब देखेंगे इसको। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, m इंटू जी इंटू एच होती है मेरे भाई, m g h। ओके, याद कर लेना है, m इंटू जी इंटू एच। अब यहीं पर करते करते ना बेटा बीच में हमारे पास एक कंसेप्ट आना है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहले उसको टेकअप कर लेते हैं, क्योंकि दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव, होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है, ये पढ़ना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो ग्रेविटेशन वाले फोर्स या ग्रेविटेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमें कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए फिर हम टॉपिक ही लेकर आ रहे हैं, हेडिंग डालना बेटा, ये हो गई बात पोटेंशियल एनर्जी की, हो गई बात, इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते रहेंगे। अब मेन टॉपिक जो अपना आज का है दैट इज इसी से रिलेटेड है, ग्रेविटेशन से ही रिलेटेड है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हेडिंग डालो जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हेडिंग डालो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। मैं एक एक करके करा दूंगा, पहले कंजर्वेटिव और बाद में नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, डेफिनेशन या कंसेप्ट सारे कंजर्वेटिव के बताएंगे, वही चीजें नॉन कंजर्वेटिव पे भी लगती जाएंगी थोड़े से चेंज के कारण, कि भी ऐसा हो तो कंजर्वेटिव है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव है। तो हम डिस्कस कंजर्वेटिव करेंगे, लेकिन फिर भी आपने हेडिंग क्या डाली, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। मेन टॉपिक ही आज का ये है, इसको मिटाई देते हैं, पूरा का पूरा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को ही आज जगह देते हैं। तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहले कंजर्वेटिव की बात करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव अपने आप ही उसी के हिसाब से हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं किसकी, कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो यार कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस द वर्क डन बाय विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ followed, the work done by which is independent of the path followed। यार कई बार बच्चे पता क्या कह देते हैं, वो कह देते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। फोर्स नहीं है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, उस फोर्स द्वारा किया गया जो वर्क डन है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हुए यार, these are the forces the work done by which, इंपॉर्टेंट है भैया कंसेप्ट, अभी तक का जो सबसे रुक कर आराम से करने वाला टॉपिक है वो यही है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना कि these are the forces the work done by which is independent of the path followed, the work done by which is independent of the path followed। ठीक है जी। अब पॉइंट ये है बेटा कि मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है। अब यार ए से बी जाने के कई तरीके हो सकते हैं, मतलब कई पाथ हम फॉलो कर सकते हैं।
अब ए से बी जाने में ये मान लो पाथ 1 है, एक बंदा ऐसे घूम के चले गया और एक ऐसे गया, ये 3 अलग अलग रास्तों से हम ए से बी पहुंचे। अगर तीनों रास्तों में ए से बी पहुंचने का वर्क डन सेम आता है तो हम कहेंगे ये जो फोर्स है ना जिसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर ए से बी तक जाने का वर्क W1 था, ये W2 है, और ये वाला पाथ से W3 है, और W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 आ रहा है, तो हम कहेंगे ये जो फोर्स है ना जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ रहा है मूव करने के लिए, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो फिर से force, the force is the work done by which is independent of the path followed and depends complete कर लो only on initial and final positions, कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड एंड डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो ये क्या हो गया अपना कंजर्वेटिव फोर्स, कि बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, कहाँ जाना है बस उस पे डिपेंड करता है, कैसे जाना है उस पे डिपेंड नहीं करता। अब अगली बात बेटा, अगर ऐसा ना हो तो वो क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। ओके, तो आप कंजर्वेटिव के साथ साथ नॉन कंजर्वेटिव साथ के साथ लिखते जाओ कि अगर ऐसा नहीं है, अलग अलग पाथ में वर्क अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या आ गया आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए। ये हो गए आपके नॉन कंजर्वेटिव। तो एक कंजर्वेटिव है, दूसरे यहां पे लिख लेते हैं, चलो यार नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लिख लो। अब इनकी डेफिनेशन सिंपल है कि दोज फोर्सेस द वर्क डन बाय विच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड एंड इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। अलग अलग केस में वर्क डन क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैं लिख नहीं रहा, अंडरस्टूड ये है, जिसमें डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव, नहीं करता तो कंजर्वेटिव। तो फोर्सेस द वर्क डन बाय विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ओके जी। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो सबसे मेन एग्जांपल है अपना कंजर्वेटिव वाले का भाई, जो सबसे मेन एग्जांपल है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव है ही है, फिर कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए यार। ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क डन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये पाथ वाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे मर्जी चले जाओ वर्क डन क्या आएगा, सेम ही आएगा। मान लो ये कुछ हाइट है, ठीक है जी, ये कुछ हाइट है मान लो। अब इस हाइट पे पहुंचने के लिए ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऐसे यहां पर, चाहे आप यार नीचे से सीधा ले जाओ डायरेक्ट, चाहे ऐसे टेढ़ा लेकर जाओ, चाहे घूम कर जाओ, चाहे पौड़ियां से चढ़कर जाओ, हर बार वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड मेरे बच्चे, ठीक है जी। एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स, एक और दो एग्जाम्पल तो पक्के याद कर लो ना कंजर्वेटिव के। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो चार्जेस वगैरह के बीच में जो फोर्स लगता है ना, दैट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स वगैरह जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, उनमें भी वर्क डन सेम आता है। तो मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव का क्लियर हो ही गया होगा, नॉन कंजर्वेटिव का भी क्लियर ही। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव के डेफिनेशन तुमने लिख ली है, उसी के हिसाब से है कि जो दोज फोर्सेस
ड्यू टू विच द वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स। अब नॉन कंजर्वेटिव में बेटा जी एग्जाम्पल में ये जितने भी अपोजिंग नेचर वाले होते हैं ना, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये नॉन कंजर्वेटिव का बेस्ट एग्जाम्पल है। इट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है जी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या एक आगे चलकर आप पढ़ोगे विस्कस फोर्स होता है बेटा, जो लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड्स में क्या होता है कि जब आप लिक्विड में मूव करने की कोशिश करते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में मूव करता है तो एक ना ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होता है जो कि उस लिक्विड के अंदर मूवमेंट को अपोज करता है। उसको कौन सा फोर्स कह देते हैं हम? विस्कस फोर्स कहते हैं। दैट इज टर्म्ड एज द विस्कस फोर्स। ये दोनों नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है जी। तो एक तो दोनों की डेफिनेशन पता हो, एक दोनों की एक एक या दो दो क्या पता होने चाहिए, एग्जाम्पल पता होने चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर्टीज डिस्कस करवा देता हूं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करवाऊंगा तो वही नेगेटिव सेंस में नॉन कंजर्वेटिव के साथ अपने आप ही यार लगती चली जाएंगी। तो नॉन कंजर्वेटिव में अपने आप ही लगती चली जाएंगी। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन ही है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या है? डेफिनेशन ही है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई। नॉन कंजर्वेटिव में इसको नहीं होता लिख दो और कंजर्वेटिव में लिख दो कि वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं इसके बेटा तीन बातें लिखवाऊं तो पहली बात क्या याद रखना कि वर्क डन इज कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा जो है वर्क डन, ये तो डेफिनेशन में आ गया, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉल। ठीक है जी। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। दूसरी इसमें प्रॉपर्टी लिख लो, उसमें नहीं है भाई, दूसरी में लिख लो कि वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। एक क्लोज पाथ के दौरान किया गया वर्क हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा बेटा। जैसे मान लो कि ये ए है और ये क्या है? बी। अब बेटा ए से बी गए, ये डब्ल्यू हुआ, और वापस यार बी से ए आ गए तो ये भी डब्ल्यू ही होगा। क्लोज पाथ हो गया ना, ए से बी गए और बी से वापस आ गए। क्योंकि कंजर्वेटिव है, दोनों तरफ वर्क डन की वैल्यू क्या आनी है? सेम आनी है। मगर इतना तो श्योर है कि अगर जाते वक्त पॉजिटिव वर्क डन हुआ था, उसी पॉइंट से वापस आएंगे तो वर्क डन कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। जाते वक्त भाई पॉजिटिव हुआ है तो आते वक्त वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव होगा। तो टोटल वर्क डन ए से बी और बी से ए का जो होगा टोटल वर्क डन वो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्योंकि जाते वक्त पॉजिटिव है और आते वक्त उतना ही क्या है? नेगेटिव है। तो ये भी बात याद रखनी है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, पहला पॉइंट। वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, दूसरा पॉइंट। ठीक है जी। अब तीसरी बात, अच्छा इसमें नहीं है यार, इसमें अब लिख नहीं रहा मैं, इसी से बना के अपने आप लिख लो। इसमें क्या बन जाएगा? वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड। और इसमें क्या बन जाएगा दूसरे पॉइंट के हिसाब से कि वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं आएगा क्योंकि अलग अलग पाथ का अलग अलग वर्क डन, जाते वक्त कुछ और होगा, आते वक्त कुछ और होगा, तो वो जीरो नहीं आएगा। अब अगली बात आ गई थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव फोर्स का। पहला दूसरा हो गया यार। अब इसकी एक तीसरी प्रॉपर्टी भी नोट करो कि दो तो हो गई, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्सेस की कि यार थर्ड प्रॉपर्टी में लिखना कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर फोर्सेस कैसे है? कंजर्वेटिव है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। यार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। याद रखें, जैसे उधर वर्क एनर्जी थ्योरम में बोला था ना कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो
वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। याद रखना है भाई। लेकिन तुम्हें पता है कि जो वर्क डन होता है उसको क्या लिखते होते हो, एफ डी एक्स, x1 से लेके x2 तक। अब बेटा इसको लिखोगे आप डेल्टा यू की जगह मैं डी यू लिख देता हूं, चलो, क्योंकि अगर स्मॉल चेंज हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, डी यू लिख देते हैं। डी यू इक्वल टू क्या बन गया, माइनस डब्ल्यू की जगह क्या बन गया, एफ डी एक्स, x1 से लेकर x2 तक। ओके जी। अब यार ये dx नीचे आ सकता है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं ना, अगर इस कंसेप्ट को क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो अब करके नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बनेगा du बाय dx इज इक्वल टू माइनस एफ। इट विल बी du बाय dx इज इक्वल टू माइनस एफ। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यार, f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। याद रखना है मेरे भाई, f इज इक्वल टू माइनस डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स। इस फॉर्म में याद रख लो, चाहे जो लास्ट में अभी आपको लिखवा दिया उस फॉर्म में याद रखो। अब ये थोड़ा सा लेवल अप वाला कभी न्यूमेरिकल आ गया ना, उसमें ये वाला कंसेप्ट क्या होगा, यूज होगा। तो ध्यान देना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। ये तीसरी प्रॉपर्टी है यार। पहली प्रॉपर्टी आमतौर पे सारे याद रख लेते हैं, दूसरी याद रख लेते थे, तीसरी तक नहीं पहुंचते। भैया तीसरी याद रखनी है, सबसे मेन तो यही है, f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मर्जी, तो ये फार्मूला लग जाता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, फिर काम आता होता है, f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। ओके, अब यहां पर इसको ना स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट फॉर्म में इसको लिखते हैं कि फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। यहां पे एक वर्ड यूज होगा यार, ग्रेडियंट, की कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो फोर्स है ना, फोर्स वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। अब अगर तो मैंने ग्रेडियंट वर्ड पहले कभी समझा दिया या यूज कर दिया तो अच्छी बात है भाई, अगर नहीं समझा, नहीं समझाया तो एक बार फिर से ग्रेडियंट वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये ग्रेडियंट वर्ड आता ही रहेगा, ग्रेडियंट वर्ड आता ही रहेगा, ध्यान से सुनना यार। अगर किसी भी चीज के नीचे टी आ जाए, टी, तो ये क्या है, इस चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैंने लिख दिया dv बाई dt, तो यह है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैंने लिख दिया dp बाई dt, तो यह है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भैया जब भी किसी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, अगर किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं, करते रहे हैं, रेट वर्ड यूज करते हैं, रेट। तो आप इसको सीधा सीधा ये भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भैया अगर कोई चीज टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है तो वो रेट बन गया उसका। और कई बार क्या होता है, चीज में वेरिएशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन विद डिस्टेंस आती है, कि जैसे जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं उसकी वैल्यू में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे मान लो स्पीड ही है, यहां स्पीड कम है,
आगे बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है। एक हो गया स्पीड समय के साथ बढ़ रही है, एक हो गया स्पीड डिस्टेंस के साथ बढ़ रही है, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रही है। तो बेटा अगर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, टाइम वहां पे वर्ड रेट यूज होता है। अगर चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो तो वहां पे वर्ड ग्रेडियंट यूज होता है, ग्रेडियंट यूज होता है मेरे भाई। अगर मैं लिख दूं dv बाई डी एक्स, तो नीचे डिस्टेंस है ना, स्पीड डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। और अगर स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही होती, इसको बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और इसको बोलूंगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर ये मोमेंटम डिस्टेंस के साथ चेंज हो जाए तो यहां मैं बोलूंगा क्या है जी, ये वैल्यू है मोमेंटम ग्रेडियंट, हाउ मोमेंटम इज चेंजिंग विद डिस्टेंस। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात को समझो, अगर किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक्सप्लेन किया जाए तो उसको कहते हैं ग्रेडियंट। अब यहां पर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी चेंजिंग विद डिस्टेंस, तो ये क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ये जो वैल्यू क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। आता रहेगा, हर चैप्टर में आएगा ग्रेडियंट। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या दे रहा था मैं, कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या बनता है, फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। फोर्स नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो यार तीन प्रॉपर्टीज याद रखनी है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। पहली, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। दूसरी, वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। और तीसरी, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। बेटा जी ओके, नॉन कंजर्वेटिव में यही बातें एज इट इज लग जाएंगी आपकी। अब आती है अगली बात। अब ये सब किया जब हमने, तो इसमें एक और पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना है कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इसका प्रूफ करना है। किसका प्रूफ करना है जी, लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बड़ी जरूरी चीज है यार ये भी, कि हम प्रूफ करेंगे किसका, कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इस चीज का हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, डाल लो हेडिंग, एग्जाम में आ जाता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, प्रूफ कर कर दिखाओ। तो डालो हेडिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, इसका हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। अब ये तो बोल दिया इतनी देर से, सारा फोकस ही किस पे था, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है जी। अब उसका प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ के लिए बेटा इजी है, लैंग्वेज थोड़ी मैं बोलूंगा उसको नोट वोट कर लेना, बाकी ज्यादा बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। कि हम क्या करते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि मान लो जी हमें कुछ हाइट कवर करनी है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक h हाइट है। ओके जी, इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इजी है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज लिखनी पड़ जाती है इसमें। हमें a से b पहुंचाना है किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है। अब a से b पहुंचाने के तीन अलग अलग मेथड लेते हैं। एक तो डायरेक्ट चले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका पाथ।
1 मान लो। एक ऐसे एंगल वाइज चले जाते हैं, यह आपका पाथ 2 मान लेते हैं, और एक हम यहां तक पौड़ियां चढ़कर चले जाते हैं। ये पाथ 3 हो गया। अगर यार तीनों पाथ के दौरान वर्क डन सेम आ गया तो कंजर्वेटिव प्रूव हो जाएगा, कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख लिया आपने वही लेट अस कंसीडर वाली सिचुएशन, लिख लो कि लेट अस कंसीडर कि वी हैव टू मूव एन ऑब्जेक्ट थ्रू हाइट h, है ना, h हाइट ऊपर लेकर हमने जाना है। 3 पाथ्स हैं, पाथ 1, पाथ 2 और ये हो जाएगा आपका पाथ 3। ठीक है जी। अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे। मान लो पहले हमने वर्क डन कौन से वाले पाथ का कैलकुलेट करने की कोशिश की, पाथ 1 का जी। तो ड्यूरिंग पाथ 1 अगर मैं देखता हूं तो वर्क डन मुझे पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं ना डायरेक्ट, फोर्स भी मेरा ऊपर ही लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, उसके अगेंस्ट जो फोर्स है मेरा ऊपर की ओर लग रहा है। हमें वर्क डन बाय एजेंट चाहिए। ओके, तो ऊपर की ओर जाते हुए फोर्स भी ऊपर की ओर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर की ओर ही है। दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो एफ डॉट एस है, ये बन जाएगा एफ एस कॉस 0, यानी वर्क डन कितना आ गया, कम से कम अब ऊपर ले जाने के लिए mg तो करना ही पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होगी mgh, यानी फर्स्ट केस का जो वर्क डन आ गया वो तो आ गया m इंटू जी इंटू एच। ठीक है जी। अब हम पकड़ते हैं केस 2। मान लो हम सेम हाइट कुछ ऐसे एंगल वाइज कवर अप कर रहे हैं। जब आप इसको सेम ऑब्जेक्ट बेटा एंगल वाइज कवर अप कराओगे तो आपको नीचे की ओर खींचने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा। अब ये तो रट ही गया होगा, अलोंग द प्लेन नीचे की ओर जो फोर्स खींचता है वो कौन सा होता है, mg साइन थीटा। तो जब अपना ऑब्जेक्ट मान लो ये यहां पर था, हम अलोंग द प्लेन जाएंगे, अलोंग द प्लेन ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, mg साइन थीटा के अगेंस्ट करना पड़ेगा ना। तो जो पाथ 2 है अपना, पाथ 2, अब उसका वर्क डन W2 मान लो, ये कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ ही हो रही है, एंगल तो आएगा 0, cos 0 1 हो गया। फोर्स मैं इस तरफ वाला ही लूंगा। अब इस तरफ मुझे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अब mg साइन थीटा की ऑपोजिशन है तो mg साइन थीटा ही लगाना पड़ेगा। और यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते डिस्प्लेसमेंट कितनी कराऊंगा मैं, इसको b मान लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट बेटा कितनी कराऊंगा, इस डिस्टेंस को l मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है a डैश b, इसको l मान लेते हैं। तो वर्क डन ड्यूरिंग सेकंड पाथ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहां से बच्चा जी W2 इक्वल टू क्या आ गया, m आ गया, g आ गया, यहां क्या आ गया, l साइन थीटा आ गया। अब अगर आप फिगर देखते हो ध्यान से तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब साइन थीटा अगर मैं इसमें लगाता हूं मेरे भाई, परपेंडिकुलर क्या है h, हाइपोटेन्यूज क्या है l, चेक कर लो। परपेंडिकुलर h है, हाइपोटेन्यूज l है, यहां पे घुमा दो इसको, h इक्वल टू क्या आ गया, l साइन थीटा आ गया। तो मेरे भाई यहां से h इक्वल टू क्या आ गया, l साइन थीटा आ गया। अब l साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया तुमने, h लिख दिया। तो ये फिर से क्या बन गया, mgh बन गया। यानी कि सेकंड केस में भी वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। तो वर्क डन कम्स आउट टू बी, सॉरी 0 नहीं, सेकंड केस में भी वर्क डन कितना आ गया, m इंटू जी इंटू एच आ गया। तो फर्स्ट पाथ डायरेक्ट जाते हो तो भी mgh है, ऐसे जाते हो तो भी mgh ही है। अब अगली बात करो, थर्ड वाला पाथ अगर मैं देखूं, थर्ड वाले पाथ में वर्क डन कितना आएगा, चेक करना जरा।
थर्ड पाथ ना स्टेप्स में कर दिया हमने, स्टेप्स में। अब अगर इसकी मैं स्टेप चेक करता हूं तो मैं इसको बांट देता हूं यार, यहां से स्टार्ट करूंगा, इसका नाम ए रख ले देता हूं, इसका पॉइंट का बी रख देता हूं, इस पॉइंट का सी रख देता हूं, इस पॉइंट का डी रख देता हूं, इस पॉइंट का ई रख देता हूं, ये भी है ही है। इसको H1 कह देता हूं, इसको X1 कह देता हूं, इसको H2 कह देता हूं, इसको X2 कह देता हूं। ओके, ये हो गया H1, ये हो गया H2, ये वाला क्या हो गया H3 और इसको X3 कह देता हूं डिस्टेंस को। ध्यान से सुनना, अगर यार आप A से A जा रहे हो, यानी सबसे पहले A' से A गए, तो यार वर्क डन का फार्मूला क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से यहां तक जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त mgh1 ही आएगा, जैसे इसका डायरेक्ट mgh आया था, यहां से यहां तक जाए mgh1 आ जाएगा। लेकिन जब आप A से B जाओगे, ध्यान से सुनना, A से B जाओगे तो यहां पे जो वर्क डन आएगा A से B तक का वर्क डन, ध्यान से सुनना, जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो तो हमें तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी चाहिए ना। यहां पे आपका यानी बंदे का मोशन हॉरिजॉन्टल है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। आपको बता रखा है पहले कि अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन 0 होगा। बेटा अगर ये सीधा जा रहा हूं मैं तो अगेंस्ट फ्रिक्शन चेक करता हूं, अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो तो आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन जाते वक्त अगर मैं अगेंस्ट ग्रेविटी देखूं तो ग्रेविटी तो नीचे की ओर लग रही है ना, और मैं सीधा जा रहा हूं तो वर्क डन कितना आएगा, एंगल 90 होने के कारण 0 आ जाएगा। बात को समझो कि जब मैं सीधा चल रहा हूं तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन 0 है। जो भी वर्क डन होता है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है, तो हमें तो अगेंस्ट ग्रेविटी चाहिए। ए से बी तक आप हॉरिजॉन्टल जा रहे हो, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन कितना आएगा 0 आएगा। ओके जी, फिर बी से सी जाओगे तो फिर से आप वर्टिकल मूव कर रहे हो, आपका वर्क डन आ जाएगा mgh2 आ जाएगा। चेक करो यहां से यहां तक जाते वक्त कितना डिस्टेंस कवर किया आपने h2। फिर वही बात सी से डी जाओगे, सी से डी जाओगे तो आपका वर्क डन फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें तो अगेंस्ट ग्रेविटी चाहिए। जा इस तरफ रहे हो, ग्रेविटी नीचे लग रही है, एंगल 90 बनेगा। जितनी मर्जी पौड़ियां चढ़ लो, हॉरिजॉन्टल जाते वक्त अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन नहीं होता है। अगली बात कौन सा बच गया, डी से ई जाओगे तो फिर वर्क डन आ जाएगा mgh3, और उधर से ई से वापस बी पहुंच गए यार तो वर्क डन फिर से क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री होने के कारण। अब अगर यहां पर मैं थर्ड पाथ का टोटल वर्क डन कैलकुलेट करता हूं तो सारे वर्क सम करने पड़ेंगे, सबको ऐड कर दो। जब मैं सबको ऐड कर दूंगा तो स्टेप सारे कंप्लीट हो गए ना। देख 2 3 4 5 6 स्टेप में गए थे, तो 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 3 तो 0 ही है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये आएगा mgh1 प्लस mgh2 प्लस mgh3 आ जाएगा। यहां से w इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg बाहर, h1 प्लस h2 प्लस h3 आ जाएगा। यहां से w इक्वल टू mg, चेक करो जी, h1 प्लस h2 प्लस h3 टोटल हाइट है, ये आ जाएगा mgh। मतलब क्या हुआ कि थर्ड वाले केस में भी वर्क डन क्या आ गया m इंटू जी इंटू एच। यार जैसे मर्जी जाओ, जिस मर्जी तरीके से जाओ, अगर आप वहीं पहुंच रहे हो तो वर्क डन हर बार क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। चाहे पाथ 1 हो, चाहे पाथ 2 हो, चाहे पाथ 3 हो, वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। मतलब अल्टीमेटली लास्ट लाइन क्या लिखेंगे कि W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। ठीक है, इसके आगे लिख लो therefore work done is independent of the path followed, and therefore we can say that this gravitational force is
कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, देयरफॉर इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो यहीं तक है जी अपना टॉपिक। इसके बाद फिर वही बात कि न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, तो डू द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हो जाने के बाद फिर हम आएंगे किस पे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे। आज के लेक्चर में मेन फोकस किस पे था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर या कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बेटा न्यूमेरिकल्स करो, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपके साथ इस यस बेटा, जैसे यार खाने के बाद मीठा हो जाए वैसे टॉपिक के बाद थोड़े से क्या हो जाए, क्वेश्चन हो जाए। तो हमने इस टॉपिक में यानी कि WPE लेक्चर 3 में क्या क्या कवर अप किया। एक तो बेसिकली कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या फिर पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। तो 2-4 यार न्यूमेरिकल करते हैं, ज्यादा नहीं, 2-4 कुछ ना कुछ लिंक बना रहेगा न्यूमेरिकल से। बाकी आपने न्यूमेरिकल तो अपने आप ही ट्राई करनी है। सो लेट्स स्टार्ट यार। पहला क्वेश्चन ही देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर शोज 3 पाथ्स connecting paths A and B. A single force F does the indicated work on a particle moving along each path. Okay, आपको बताना है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि जो वर्क डन है, फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। ठीक है, तो बताना क्या है यार, फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। अब बेटा देखो, अब इसमें अगर मैं A से बी तक की बात करता हूं तो ए से बी तक देखो ये, और यहां से ये, तो ये ए से बी जाने और आने का क्लोज्ड पाथ बन रहा है। देखो ओके जी, ए से बी और फिर बी से ए आने का ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है। अब जाते वक्त वर्क डन हुआ है बेटा 60, आते वक्त भी हो गया 60, जबकि आते वक्त -60 होना चाहिए था। तो क्लोज्ड पाथ के अलोंग वर्क डन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके जी, ये कंजर्वेटिव नहीं है। अगर ए से बी और ये घूम के आए होते ना वापिस ए, ये देखो यहां पर तो वर्क डन 0 आ जाता। देखो ये ऐसे, और ये घूम कर ये -60, नहीं, ये भी उल्टा ही आ रहा है। ये इधर से बी, ठीक है, ये भी उल्टा ही आ रहा है। तो नॉट कंजर्वेटिव है यार, क्लियरली इट इज नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है जी, वर्क डन 0 नहीं है। अगला सवाल देखो यार, अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन केस ऑफ अ नॉन कंजर्वेटिव। ये ना 3 क्वेश्चन है असल में ना, वैसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है यार, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये फिर से इसका आंसर है, ये भी क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। वैसे ही जस्ट फॉर नॉलेज कि इन केस ऑफ ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन अलोंग 2 डिफरेंट पाथ विल ऑलवेज बी डिफरेंट। देख बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग पाथ का वर्क डन हर बार ही अलग अलग आए, हर बार सेम नहीं आ सकता अलग अलग पाथ का, लेकिन कभी कभी सेम भी आ जाता है यार। अब ये ए है, ये बी है, अब ए से बी ऐसे गए, ऐसे गए या ऐसे गए। अब कभी कभी 2 डिफरेंट पाथ का वर्क डन सेम आ भी सकता है, तो उसने बोला ना कभी ऑलवेज भी डिफरेंट, तो ये गलत हो गया यार, कभी कभी आ भी सकता है। ठीक है, जैसे अब ये बात कर रहा है अगले क्वेश्चन में, देखो इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अलोंग 2 डिफरेंट पाथ्स मे बी डिफरेंट। हाँ सही है, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क डन अलोंग 2 डिफरेंट पाथ्स अलग अलग भी हो सकता है, तो है ही ऐसे ही, अलग अलग हो ही सकता है। ओके, बात को समझो, क्वेश्चन बड़े कंसेप्चुअल से हैं ये। फिर कहता है इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये तीनों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के क्वेश्चन है, वर्क डन अलोंग ऑल द पॉसिबल पाथ्स कैन नॉट बी सेम। कहता है अगर कंजर्वेटिव है ना
तो सारे के सारे पाथ्स का वर्क डन सेम नहीं आ सकता, किसी किसी का सेम आ सकता है, ठीक है, सबका सेम नहीं आ सकता। तो इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा सोचो, मतलब थिंक ओवर करना है इन क्वेश्चंस को, थोड़ा सा क्या करो, थिंक ओवर करो, आपके सामने ही है, 2-3 बार सोचो, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे क्वेश्चन घूमते घुमाते। तब तक हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यार अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ध्यान से सुनना, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस इज गिवन बाय, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या दे रखा है, फार्मूला दे रखा है। फाइंड द फोर्स एसोसिएटेड, देख भाई ये क्वेश्चन है, ये इसका क्या लगा रखा है हमने, सॉल्यूशन लगा रखा है, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन स्पेस दे रखी है, फाइंड द फोर्स एसोसिएटेड विद दिस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है कि वैसे तो F इक्वल टू मैंने तुम्हें पढ़ाया माइनस डी यू बाय बेटा डी एक्स होता है, ठीक है जी, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। अब F इक्वल टू, ठीक है, माइनस डी यू बाय डी एक्स ही होता है, लेकिन अब थोड़ा सा ना इसको एक और कंसेप्ट सुनो, ये होता है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u है ना विद रिस्पेक्ट टू x। अब यार अगर तो इक्वेशन में सिर्फ x की इन्वॉल्वमेंट हो तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही करती है, लेकिन अगर इक्वेशन में x के साथ साथ y भी हो, z भी हो, तो इसका बेटा एक्चुअल फार्मूला है F इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट यू, इसको डेल कहते हैं, डेल, ये क्या है, डेल है, डेल, डेल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, डेल ऑपरेटर। अब ये जो डेल ऑपरेटर है ना बेटा, एक्चुअली इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है, कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। देखो अगर तो डी डी एक्स लगा दिया तो सिंपल है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, लेकिन अगर डेल लगा दिया ना, डेल, तो इसका मतलब है कि यार जब डिफरेंशिएशन होगी ना किसी भी चीज की, यहां पे जो भी चीज आएगी, अगर उसमें एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, अगर उसमें वाई है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, और अगर उसमें जेड है तो विद रिस्पेक्ट टू जेड भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लो, यहीं पे कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने मिटा दिया, ध्यान से सुनना, कि अगर कहीं दिया हुआ है u इक्वल टू, मान लो 2x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z, और मुझे कोई कहता है यार फोर्स निकाल, ये क्वेश्चन तो चल बाद में करा ही देंगे, सोल्यूशन दे ही रखा है इसका, u दे रखा है और कोई मुझे कह रहा है कि भैया फोर्स निकाल, तो फोर्स मुझे पता है माइनस डी यू बाई डी एक्स है, लेकिन यार मैं देख पा रहा हूं कि इसमें तो x भी है, y भी है, z भी है, तो कल्ले dx से काम नहीं चलेगा, मुझे इसको कर लिखना पड़ेगा F इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, u तो लगेगा, ddx की बजाय डेल ऑपरेटर लगेगा। अब ध्यान से सुनना, अब इस डेल ऑपरेटर में तीनों चीजें हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x भी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y भी है, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z भी है, साथ में u तो नहीं लगना, ठीक है जी। अब u कितना था, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z था। अब ध्यान से सुनना यार, जब ये इन तीनों के साथ मिलेगा तो ये सिर्फ x को डिफरेंशिएट करेगा, y वालों को कांस्टेंट मान लेगा। जब ये इन तीनों के साथ मिलेगा तो ये सिर्फ y वाले को ही डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, ये सिर्फ y वाले को ही डिफरेंशिएट कर सकता है, बाकी z और x को ये कांस्टेंट मानेगा। जब ये तीनों के साथ मिलेगा तो ये सिर्फ z को ही डिफरेंशिएट कर पाएगा। देख बेटा, ये डी डी एक्स जो है ये विद रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट कर पाता है, जब डेल्टा लग गया तो तीनों को कर देगा, लेकिन तीनों का जब आप कर रहे होगे तो इसका ये वाला पार्ट है, ये जब तीनों से जुड़ रहा होगा इसकी तो डिफरेंशिएशन करवाएगा क्योंकि इसमें x है,
इसकी नहीं करवाएगा, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि x है नहीं है, y को ये कांस्टेंट मानेगा ये वाला, ये z को भी कांस्टेंट मानेगा। जब ये चलेगा डिफरेंशिएट कराने के लिए तो ये x वाले को कांस्टेंट मानेगा, z वाले को कांस्टेंट मानेगा, सिर्फ y की करेगा डिफरेंशिएशन। जब ये चलेगा तो ये सिर्फ z वाले के करेगा। तो अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट करवाता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना, यहां कर देते हैं, तो f इक्वल टू यार बनेगा, माइनस तो चल ही रहा है, ओके। ये जब गया तो इसकी डिफरेंशिएशन तो कर देगा, ये 2 पहले से था, ओके। ऊपर से 2x, इसकी x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो जानी है, ये 4x हो जाना है, बाकी 0। अब फिर ये भी तो है, ये जब तीनों को करेगा तो ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये इसको करेगा, क्योंकि वैसे तो ये तीनों के साथ जुड़ता है, ये तीनों के साथ जुड़ता है, ये तीनों का, तो 9 टर्म आती, लेकिन 9 में से इसकी पहली वाली तो आ गई, 2 जीरो है ना, इसकी पहली 0 है, इसकी दूसरी, जब ये y को तो कर देगा, अब y को देखो 3 तो आना ही था, ठीक है जी। y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2y, तो 3 2 जा 6y आ जाएगा, प्लस ऐसे ये सिर्फ z को करेगा, z की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी और 4 बच जाएगा। अब ये आएगा यार आंसर, -4x प्लस 6y प्लस 4 आ जाएगा। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो ये क्वेश्चन तो अभी मैं स्टार्ट करा रहा हूं, लेकिन इस कंसेप्ट को समझो यार, कि अगर कभी x और y दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो और आप डिफरेंशिएशन वगैरह यूज कराना चाहते हो, तो दोनों चीजें या तीनों चीजों की डिफरेंशिएशन करनी है, तो आपको डिफरेंशिएशन विद पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ सकता है मेरे बच्चे, ठीक है जी। तो अगर ना समझ में लगाओ तो भैया बताना, बोर्ड पे बताएंगे, अदरवाइज इस कंसेप्ट के हिसाब से इसको नोट कर लो। हम मिटाने जा रहे हैं इसको, सारे को इसको मिटा देते हैं हम। अब इस कंसेप्ट के हिसाब से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ये दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहता फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड विद दिस पोटेंशियल एनर्जी। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है यार, माइनस du बाई डी एक्स की बजाय मुझे डेल u लगाना पड़ेगा। देख, du बाई डी एक्स की जगह डेल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं देख पा रहा हूं x की भी इन्वॉल्वमेंट है, y की भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है जी। वेक्टर फॉर्म में इसको निकालना है उसने। इसने अब क्या किया, अलग अलग निकाल दिया, x के 2 कंपोनेंट कर दिए। हम भी कर देते हैं, हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। f इक्वल टू माइनस, अब बेटा पता है तुम्हें इसके अंदर क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x भी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y भी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z भी है, और साथ में u है। u कितना है फिर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो माइनस तो चला नहीं आना है, ये सिर्फ x को कर पाएगा डिफरेंशिएशन, ये माइनस बाहर है, x स्क्वायर की 2x हो गई, बाकी उसमें है ही नहीं कुछ, z है ही नहीं है, y को करता नहीं है। ये जब करेगा ये x को नहीं करेगा, सिर्फ y को करेगा, ये 2y हो जाएगा, 2y। ओके जी। तो f इक्वल टू आ गया -2x प्लस 2y। ये एक्चुअली इसका x कंपोनेंट है, ये एक्चुअली इसका y कंपोनेंट है। तो ओवरऑल मुझे लिखना चाहिए f इक्वल टू -2x, ये i डायरेक्शन वाला है, और 2y ये j डायरेक्शन वाला है। यार उसने अलग अलग करके कर दिया, हमने डायरेक्ट कर दिया, आंसर वही आ रहा है, -2xi -2y बात को समझो, थोड़ा सा लेवल अप वाला क्वेश्चन करवा दिया जी आपको, ठीक है जी। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल वही है, f दे रखा है, इस बार u निकालनी है। पिछली जो क्वेश्चन था उसमें u दे रखा था, f निकालनी थी, इस बार f दे रखा है और u निकालनी है। देखो फार्मूला तो वही चलना है, f इक्वल टू -du बाई डी एक्स, ठीक है, फार्मूला तो यही चलेगा, f इक्वल टू -du बाई डी एक्स, मगर इस बार du इक्वल टू -f dx करके लिख रहे हैं हम इसको, और इस बार इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ -f इंटू dx।
ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या हो गई, यहां माइनस आएगा, यहां पे एफ डी एक्स, एफ कितना था माइनस ऑफ 2xi माइनस 2yj, देखो, और dx की बजाय देखो दोनों कंपोनेंट है ना उसके, y भी है उसके पास, j भी है, तो ये दोनों लगाने पड़ेंगे, dxi प्लस dyj। बाकी इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है, 2 ऐसे रहेगा, ठीक है जी, 2 ऐसे रहा। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, इसलिए देख x स्क्वायर बच रहा है बस। और इधर साथ में क्या था, माइनस 2 ऐसे रहे था। y की इंटीग्रेशन क्या होती है, y स्क्वायर बाय 2 होती है, देखो आंसर। हाँ जी बेटा, तो आपका आंसर मैच कर ही गया बेटा। तो इंटीग्रेशन डी यू था, इधर से 2x की जब आपने इंटीग्रेशन की तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर आ गया, इधर से 2 पहले था, y की y स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या x स्क्वायर, और बीच में क्या है प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, ये जो भी बना ये बन गया, ये माइनस पहले कट चुका ना बेटा, ये माइनस माइनस इन दोनों के पास माइनस माइनस थे, ये माइनस माइनस पहले कट चुके हैं, ओके। तो रिजल्ट आ गया, उम्मीद है क्लियर हो ही गया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी यू जब आपने की तो आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी चलो साथ में लगा ही देना होता है, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो ही गया होगा। ये दो क्वेश्चन जो थे ना यार, ये वाला और इससे पिछला वाला, इन दोनों को थोड़ा सा, ये दोनों ना आपके स्टार क्वेश्चंस हैं, दोनों को बढ़िया तरीके से अब अपना नोट करके रख लेना। एक ये हो गया, और एक ये स्पेशल क्वेश्चन बेटा चुनकर करवाए हैं तुम्हें, एक और स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है, ये जो मैं बोल रहा था, ये वाला और ये इससे पीछे वाला, दोनों के दोनों क्या है आपके, इनको संभाल के रख लेना भाई, इनके सॉल्यूशन को, ओके। इसमें डेल ऑपरेटर का हमने क्या करवाया है, यूज करवाया है बेसिकली। अब एक और क्वेश्चन सुनो, अच्छा एक ना हम इक्विलिब्रियम हमने पहले भी कभी किया होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब नेट फोर्स क्या लग रहे हो, जीरो, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जब क्या लग रहे हो, जीरो लग रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। क्वेश्चन को देखना ध्यान से, ये कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, ओके। अब ये अगले ना पोटेंशियल एनर्जी का क्या दे रखा है, फार्मूला दे रखा है, ठीक है जी। दो एटम के बीच की पोटेंशियल एनर्जी है आर पॉजिटिव कांस्टेंट, एयर भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, दो एटम के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला दे रखा अगले ने। कह रहा था सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन, कहता सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। अब सॉल्यूशन में हमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दिया, ए बाय एक्स की पावर 12 माइनस बी बाय एक्स की पावर 6। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं यार। इक्विलिब्रियम में बार बार बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम तब होता है जब फोर्स जीरो होता है। अब यू हमें पता है फोर्स की बात चल रही है, तो इनके बीच में रिलेशन तो फिर यही बनती है ना कि F इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू बाय डी एक्स होता है। अच्छा, यहां पे दोनों एक्स ही हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएशन करनी होगी। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं, मान लो F है ना, ये माइनस यहां रखता हूं, डी डी एक्स यहां रखता हूं, और इसको लिखता हूं ए एक्स की पावर माइनस 12 माइनस बी एक्स की पावर माइनस 6। चेक करो लिख सकते हैं कि नहीं, ओके जी। आगे मैंने लिख दिया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देख, ए तो आएगा ही आएगा, माइनस बाहर था, ए तो आएगा ही आएगा, एक्स की पावर माइनस 12 है। डिफरेंशिएशन करते वक्त पावर नीचे उतारते हैं और एक पावर कम कर देते होते हैं, माइनस 12 से माइनस 13 हो जाएगी भाई। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, बी रहेगा ही रहेगा, यहां माइनस 6 आएगा और एक्स की पावर माइनस 7 आ जाएगी। ये किसके इक्वल आ गया, फोर्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, ये चीज आ गई ना, फोर्स के इक्वल आ गया। अब फोर इक्विलिब्रियम फोर्स जीरो होना चाहिए, पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 12a डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 13, ये माइनस है, 6b
डिवाइडेड बाय x की पावर 7, चेक करो सही कर रहे हैं कि नहीं। अब अगली बात यह है कि बेटा G फॉर इक्विलिब्रियम F क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो कर दो भाई 0। देयरफॉर इक्विलिब्रियम तब होगा जब 12a बाय एक्स की पावर 13 माइनस से v बाय एक्स की पावर 7 0 होगा। ओके, 0 होगा मतलब 12a बाय एक्स की पावर 13 इक्वल टू से v बाय एक्स की पावर 7 होगा, उधर जाके प्लस हो गया। अब मेरे ख्याल से ये कट जाएगा 2, ये 13 है, ये रह जाएगी 7 6 13, 6 रह जाएगी। अब ये बना x निकालना है ना x, तो ये x की पावर बन गया 6, ये बचा था भैया 2a, b नीचे आ गया इक्वल टू x ऊपर गया 7 तो कट गया, 6 बच रही थी x की पावर 6, मतलब कहने का x की पावर 6 इक्वल टू 2a बाय b है, मतलब कहने का x इक्वल टू 2a बाय b की पावर 1 बाय 6 है। मतलब अगर x इक्वल टू 2a बाय b की पावर 1 बाय 6 आएगा तो बात बन जाएगी, ठीक है जी, तब इक्विलिब्रियम आएगा। अब बात फिर वही है, ये जो 2-3 क्वेश्चन कराए ना यार पोटेंशियल एनर्जी के, ये बड़े खास से क्वेश्चन है। अब जिसको समझ में लग गए ठीक है, जिसको नहीं लगे तो भी ठीक है, लेकिन इसको कर कर रख लेना यार। अब एक और क्वेश्चन देख लो, ये क्या कहता है, ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स F फॉर अ टाइम t, द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन इंटरवल टाइम t इज। देखो ये तो सिंपल ही लग रहा है मेरे को, सॉल्यूशन अगर मैं इसका करूं तो मुझसे क्या मांग रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है, ठीक है। अब देखो पार्टिकल m था, पहले था रेस्ट पे, ओके, काइनेटिक एनर्जी मतलब इसके अंदर वेलोसिटी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ mv²। ओके, कितनी देर के लिए चला था, t के लिए। अब v निकालना पंगा है, v इक्वल टू वैसे होता है u प्लस at, ओके, u प्लस at। अब u की जगह तो 0 आ जाएगा, एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास, क्योंकि उसने आंसर हम ऑप्शन देख पा रहे हैं सब इन टर्म्स ऑफ फोर्स मांग रखा है, तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होगी, साथ में क्या लगेगा, अभी t लगेगा। आंसर में देखो t भी चाहिए f भी चाहिए, तो v इक्वल टू u प्लस at के हिसाब से बेटा v आ गई f t बाय m आ गई, मुझे लग रहा होना चाहिए। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो मांग रहा था वो क्या थी, हाफ m v², ये था f t बाय m का होल स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, ये m का स्क्वायर करोगे एक m कटेगा यार, ऊपर f² बचना चाहिए, t² बचना चाहिए, नीचे m बचना चाहिए। चेक कर लो कोई ऑप्शन इसके साथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हाफ f² t² बाय m, हाफ f² t², ये बन रही है भैया ऑप्शन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले वाले 2-3 क्वेश्चन थे यार थोड़े से सोचने वाले, ओके जी। और देखो एक आधा क्वेश्चन और देखो, बाकी ट्राई करते रहना। कह रहा है बम्ब ऑफ मास 9 kg, बम्ब है भैया, बम्ब 9 किलो का, 2 पीसेस में एक्सप्लोड करता है, 3 और 6, द वेलोसिटी ऑफ द मास 3 kg, एक 3 वाला है यार, एक 6 वाला है। 3 वाले की वेलोसिटी 1.6 दे रखी है मीटर पर सेकेंड, ये केजी में दोनों। 6 वाले की वेलोसिटी हमने निकालनी है बेटा। देखो ऐसी स्थिति में ऑप्शन तुम्हारे पास कोई नहीं है। बम बम वाले केस में पहले इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, तो यहां लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू, 2 तो टुकड़े हैं, अगर एक ने मोमेंटम जितना गेन किया यार दूसरे ने भी उतना ही किया होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे सिंपल सी कहानी लगाऊंगा मैं, m1v1 इक्वल टू m2v2, माइनस साइन इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की ही बात करनी है। वैसे तो m1v1 इक्वल टू माइनस m2v2 होना चाहिए था। पहले वाले का मास 3 था, वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे वाले का 6 है, उसकी वेलोसिटी अभी पता नहीं है। यहां से ये कट गया यार 2, तो v2 कितनी आ गई, 0.8 मीटर पर सेकंड आ गई, करके देखो, ठीक है। v2 0.8 मांग क्या रहा है,
velocity of mass 3 kg, this kinetic energy of mass 6 kg, 6 kg वाले की kinetic energy, तो therefore kinetic energy of 6 kg वाला ये बन जाएगी हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास 6 है, वेलोसिटी यार 0.8 का होल स्क्वायर है, ये बन जाएगा 3 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ये बन जाएगा 0.16। चेक करो आंसर बनने के चांसेस है कि नहीं, 6 3 जा 6 18, 1.8 का स्क्वायर गलत कर दिया मुझे लग रहा है मैंने, 8 का स्क्वायर 0.64 आना था यार, ये बनना था 0.64, ठीक है। 0.64 इंटू अब 3 करके देखो तो ये बनता 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और एक 19, ठीक है जी, और दो यहाँ पे पॉइंट 1.92 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास 1.92 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद आगे कोई क्वेश्चन है नहीं है, आज के लिए इतनी है, बाकी ट्राई करो यार, मेन काम क्या है, न्यूमेरिकल्स है, तो प्लीज ट्राई न्यूमेरिकल, जो भी आपको असाइनमेंट दे रखी हैं उसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, लाइव में आकर डाउट पूछो। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।